we will discuss about chapter 2B vector. We have discussed about types of vector that were equal vector, negative, collinear, unit vector and position vector. Clear? Today we will, and I have also studied you about triangle of vector addition. You have to recall this topic, triangle law of vector addition, जिसके अंदर मैंने जो ट्रायंगल का रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आपको फाइंड आउट करना सिखाया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर थ्री लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. If vector are acting parallel or anti-parallel, then simply we can add or subtract them. If two vector are acting parallel, suppose like this, or we can say this, then the angle between them is 0 degree. देखिए, अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप सिंपली उनको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ऐड कर दीजिए. एंड इफ द वेक्टर आर एक्टिंग लाइक दिस, देन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. तो आप रिजल्टेंट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. These are the simple rule of vector algebra. But if two vectors are inclined at any angle, then to find out the resultant, we have to use laws of vector addition. First law we have discussed about triangle law of vector addition. Today the key points of my class are parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition, then the very important topic for whole of the physics, resolution of a vector and its applications. So चलिए स्टार्ट करते हैं by the definition of parallelogram law of vector addition. If two vectors are represented both in magnitude and direction, vector है तो उनका magnitude भी होगा, direction भी होगा. अगर आपने उनको represent कर दिया by two adjacent sides of a parallelogram, means if I am taken this side and this side, so these are the two adjacent sides of a parallelogram. Suppose this is vector P and this is vector Q. So these have been represented by two adjacent sides of a parallelogram. Name this A, B, C. Then their resultant will be represented both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram. अब diagonal तो दो हो सकते हैं, ये भी, और अगर मैं इस parallelogram को यहाँ से completion देती हूँ इस तरीके से, तो diagonal should be here and here also. But the condition is that कि diagonal of the parallelogram passing through common point of two sides. जो ये दो sides आपने ली हैं, जो ये दो वेक्टर आपने लिए हैं, उन्हीं के कॉमन पॉइंट से आपका क्या पास होना चाहिए, डायगोनल पास होना चाहिए. सो वी कैन से दिस विल बी अवर रिजल्टेंट. क्लियर स्टूडेंट? इफ दिस इज वेक्टर क्यू, दिस विल आल्सो बी वेक्टर क्यू हियर. नाउ वी हैव टू डू ए कंस्ट्रक्शन. अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास नहीं है. तो वी हैव टू टेकन अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर ऑन एक्सटेंडेड AB. और कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है, सेम जैसे कि आपने ट्रायंगल लो में किया था. ड्रा, सपोज दिस इज, ये D पॉइंट अगर है तो दिस विल बी E. ड्रा CE परपेंडिकुलर टू AB एक्सटेंडेड. उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया जिससे हमें क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया. नाउ स्टूडेंट, सिमिलर पैटर्न पे आपको फॉलो करना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि हमने किया था. अगर मैं इसको ऐसे ले लूं कि अगर मैं ये दो एडजेसेंट साइड ना लेके अगर आपको कि ये दो एडजेसेंट साइड लेनी है, तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से. देखिए, ये मेरा वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है. टेकन इन सेम ऑर्डर, तो आप इनको ऐसे ले सकते हैं. ये हमारा पैरेललोग्राम का कंप्लीशन हो जाएगा और इन्हीं के कॉमन पॉइंट से आपने क्या ले लेना है, रिजल्टेंट ले लेना है. दिस विल बी अवर रिजल्टेंट. एंड कंस्ट्रक्शन के लिए आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है किसके ऊपर, एक्सटेंडेड इस लाइन के ऊपर. सपोज दिस इज AB, CD एंड दिस इज पॉइंट E एट एन एंगल 90 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट? तो इफ वी टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐसे मेंशन करेंगे. अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखूं ACE, तो ट्रायंगल ACE जो है दैट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. उसके अंदर अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. और वी कैन से AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE square. Clear? This is the perpendicular and this is
our base. Then CE square as it is. AE is divided into two portion, AB plus BE whole square. सिमिलर पैटर्न पे जैसे कि आपने ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया था वैसे इसको आपने एक्सपेंशन देनी है. एक्सपेंशन देने के बाद उसी तरीके से वी हैव टू फाइंड दीज टू पर्टिकुलर साइड्स बिकॉज दिस विल बिकम क्यू हियर. इन दो पर्टिकुलर साइड्स को निकालने के लिए वी विल टेक दिस एंगल एट थीटा एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल CBE यू विल फाइंड आउट sin थीटा एंड cos थीटा. बिकॉज जब आप ये वाला साइड निकालेंगे CE तो जिसको निकालना है उसे हमें ऊपर रखना है, जिसका पता है यानी कि BC उसको आपने नीचे रखना है. दिस इज द सिंपल वे टू फाइंड आउट अननोन साइड. देन व्हाट इट विल बिकम, दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज sin ऑफ थीटा. तो CE विल बिकम Q sin थीटा. सिमिलर पैटर्न पे आप BE भी निकाल पाएंगे. क्लियर है स्टूडेंट? तो वो आपका Q cos थीटा हो जाएगा. इसी तरह से फिर आप रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और आपके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बिकम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा. क्लियर? और इसी तरह से जब आपने डायरेक्शन निकालनी है तो वी विल यूज टेंजेंट बीटा. व्हाट विल बी बीटा? बीटा इस डायग्राम में कौन होने वाला है? अगर आप रिजल्टेंट और बेस के बीच का एंगल लोगे, दिस इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बेस, देन दिस एंगल का जो टेंजेंट रेशियो होगा दैट विल टेल अस अबाउट डायरेक्शन एंड दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. देन दिस बेस इज डिवाइडेड अगेन इन टू पोर्शंस. यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज एंड यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन टेंजेंट बीटा. सेम पैटर्न पे आपको वैल्यूज मिलने वाली हैं जो कि आपको पीछे मिली थी. दैट विल बी Q sin थीटा ओवर P प्लस Q cos ऑफ थीटा. तो देखिए ट्रायंगल ला हो, पैरेललोग्राम ला हो, द बेसिक डिफरेंस इज ओनली इन देयर डेफिनेशन एंड द डायग्राम. बाकी कंस्ट्रक्शन आपका सेम रहने वाला है, रिजल्ट आपका सेम मिलने वाला है. इसका जो स्पेशल केसेस हो सकते हैं वो भी सेम पैटर्न पे चलेंगे कि इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग एट 0 डिग्री एंगल तो आपने स्पेशल केस में 0 डिग्री पुट कर देना है. इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग एट 90 डिग्री एंगल तो आपने 90 पुट कर देना है. और वी कैन से इफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर तो आपने थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर देनी है. इसके अलावा अगर आपको कोई भी एंगल दिया जाएगा तो उस वैल्यूज को आपने वहां पर कीप कर लेना है, आपने वहां से रिजल्ट फाइंड आउट कर देना है. तो दिस इज अवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी हम 90 डिग्री का एंगल पुट करेंगे तो देखिए रिजल्टेंट क्या बनेगा. रिजल्टेंट विल बी √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बिकॉज cos 90 इज 0. प्लीज कीप दिस इन योर माइंड बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल इन रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. So this was the parallelogram law of vector addition. I hope it is clear to all of you. Next topic that we have to done today is polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition states that if you have some vectors lying, suppose in this way. If we have some of the vector lying in this way, then if we form a closed loop arranging these vector, अगर हम इन वेक्टर्स को अरेंज करते हुए एक क्लोज लूप बनाते हैं, then this one which will take the reverse order. अगर मैंने इनको ऐड करते हुए, इनको सेट करते हुए एक डायरेक्शन में इनको अरेंज कर दिया, then that vector which is reversing the direction is known as resultant. तो जो वेक्टर इनकी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, that will be known as resultant of all of these and resultant will be written as, resultant जो होगा वो इन सब का सम होगा. Suppose this is A, B, C, D and E vector, then this resultant will be written as sum of these all of the vector A, B, C, D and E. तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. बस आपने फोकस ये करना है कि जो वेक्टर इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा, सिमिलर में जैसे कि हमने ट्रायंगल लॉ में किया, हमने पैरेललोग्राम लॉ में किया, वैसा ही सेम यहाँ पे है, वैसा ही किसी भी फिगर के अंदर एप्लीकेबल होगा कि जो वेक्टर इसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा दैट विल बिकम आवर रिजल्टेंट वेक्टर. क्लियर? तो दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ वी विल डिस्कस रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कि रेजोल्यूशन क्या होता है. रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट for all of the physics students. Resolution का मतलब है splitting of a vector. Splitting of a vector. आपने किसी वेक्टर को स्प्लिट करना है into 2 or more terms, 2 या 2 से
किया है उसका जो इफेक्ट था सिंगल वेक्टर का, वही इफेक्ट ये जो वेक्टर्स बनेंगे इसको तोड़ने के बाद वो प्रोड्यूस करेंगे, देन दैट वेक्टर, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? कैसे? देखिए, सपोज आई हैव ए वेक्टर here, suppose this is our vector r vector, then this vector can be resolved, this vector can be split into two particular direction, one along x axis, suppose this is our x axis and one along y axis। अब इस वेक्टर को मैं दो तरीकों से स्प्लिट कर दूंगी, एक जाएगा along x axis और दूसरा along y axis। x axis के along जो कंपोनेंट है उसको मैं rx लिख रही हूँ और इसको मैं ry लिख रही हूँ। दिस इज ए वेक्टर कंपोनेंट, तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में इस तरीके से लिख दीजिए। इफ सपोज दिस इज एंगल थीटा, और देखिए ये पूरा का पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर देखिए कि जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर ये जो वेक्टर होंगे rx एंड ry, ये जो वेक्टर होंगे these are known as rectangular components, these are known as rectangular components of vector। यानी कि जिस वेक्टर को आपने रिजोल्व किया है, आपने कौन से वेक्टर को रिजोल्व किया है, इस r वेक्टर को आपने रिजोल्व किया है। कितने पोर्शंस के अंदर? दो पोर्शन के अंदर। अगर यहाँ पे आप z एक्सिस को कंसीडर करते तो थर्ड जो हमारा कंपोनेंट बनता दैट विल बी rz। मीन्स कि ये जो वेक्टर के कंपोनेंट बन रहे हैं, अगर वो वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो दिस विल नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो r कैन बी रिटन एज rx प्लस ry, इस तरीके से मैं इसको लिख रही हूँ। अगर तो rx का अगर मैं वेक्टर हटाना चाहती हूँ, देखिए ध्यान से, तो इसके साथ आएगा i कैप, और ry का अगर मैं वेक्टर हटाना चाहती हूँ तो इसके साथ आएगा j कैप। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि i j k कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये होते हैं हमारे यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करेंगे। और अगर मैंने आर एक्स के साथ आई कैप लगा दिया तो दोनों के ऊपर वेक्टर नहीं रहेगा। आई कैप क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर हम हटा देंगे। सिमिलरली आर वाई का जो वेक्टर है उसको आप रिप्लेस कर देंगे और साथ में क्या लग जाएगा के जे कैप। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ आर जेड कंपोनेंट लिया होता तो उसके साथ क्या लग जाता के कैप। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फर्दर अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करें इस तरीके से तो rx ry इस तरह से आप साइड्स को लिख सकते हैं कि हमारा rx है, ये हमारा ry है। देन यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आप ट्रायंगल लॉ को यूज करें तो ट्रायंगल लॉ ये कहेगा कि जो r रहेगा दैट विल बी rx प्लस ry, क्योंकि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर ये दो चीजें एक डायरेक्शन में चल रही हैं तो ये जो तीसरा होगा जो इसको रिवर्स कर रहा है, जो इसकी क्लोजिंग साइड बनाएगा इस ट्रायंगल के अंदर, अगर आप देखें ABC के अंदर, अगर आप ABC ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें तो दीज आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, ये दोनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बट दिस इज रिवर्सिंग द पैटर्न, सो दिस विल बिकम रिजल्टेंट, और वी कैन से r विल बी इक्वल टू rx प्लस ry। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हुए इन दोनों कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं। i j k कैप जो वेक्टर्स होते हैं दीज आर यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। आपने डायरेक्शंस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं कि अगर इसका वेक्टर आपने हटाना है तो x एक्सिस के अलोंग i कैप है जो आपने यहाँ मेंशन कर दिया, y एक्सिस के अलोंग j कैप है, और अगर यहाँ मैंने तीसरा कंपोनेंट भी लिया होता तो वहां पे z एक्सिस के अलोंग क्या आ जाता k कैप वेक्टर आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ये ट्रायंगल उठा रही हूँ ABC, इन ट्रायंगल ABC, सपोज यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे rx फाइंड आउट करना है, तो वी पुट हियर rx ओवर r, this will become, this is our base and this is our hypotenuse, so this will become cos theta, so rx will be equal to r cos theta. Similarly, if we have to find out ry, then this is perpendicular and hypotenuse, this will become sin theta, so ry will be equal to r sin theta. इस तरह से ये हमारे दो कंपोनेंट बन जाते हैं rx cos theta and ry sin theta. इट मीन्स ये आपने ऑब्जर्व करना है कि rx जो है दैट इज अवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो आपने देखना है कि आप थीटा के अलोंग जा रहे हो। इफ वी आर गोइंग अलोंग थीटा देन यू हैव टू टेकन cos ऑफ थीटा, हमेशा इस चीज को याद रखिए।
जब भी आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फॉलो करेंगे और आप थीटा के अलोंग चलेंगे तो Rx का जो पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा दैट विल बी R cos थीटा। वेदर यहाँ कोई वैल्यू आपको दे दी जाए, सपोज दिस इज ए वेक्टर हैविंग वैल्यू 5, इसकी कोई ना कोई 5 वैल्यू दे दी आपको, तो इधर जो कंपोनेंट होगा थीटा का दैट विल बी 5 ऑफ cos थीटा और ये जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी 5 ऑफ sin थीटा। These are the components, these are the rectangular components of resolution। रेजोल्यूशन के बाद जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं तो आप इस तरह से इनको फॉलो करते हैं। सपोज दिस इज माय इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। देन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप इनको स्क्वायर और ऐड करते हैं तो वी विल गेट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर एंड दिस साइड r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हमें मिलेगा दोनों को ऐड और स्क्वायर करने में। r स्क्वायर विल टेक कॉमन आउट, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो वी कैन से r स्क्वायर इज इक्वल टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ से मैं ये भी लिख सकती हूँ कि r इक्वल टू अंडर द रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। दिस रिजल्ट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस। तभी मैंने आपको कहा था कि इस रिजल्ट पे जाने से पहले इसको अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए कि जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होंगे तो वी विल गेट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर एंड वी हैव द वैल्यू अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड वेक्टर। दिस वन इज द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब यही है कि अगर आप एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे तो आपको जितने भी वेक्टर मिलेंगे उनका टोटल सम वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा दैट वाज प्रोड्यूसिंग द सिंगल वेक्टर अलोन बिफोर स्प्लिटिंग। तो वो वेक्टर अकेला जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था वही ये सारे मिलकर करेंगे। इफ आई एम कंसीडरिंग हियर z एक्सिस आल्सो देन यू विल टेक कंपोनेंट rx, ry एंड rz। तो इस तरह से ये रिजोल्यूशन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ रिजोल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए अगर हम मोशन इन 2 डायमेंशन कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इफ वी आर कंसीडरिंग ओनली 2 एक्सिस देन इफ वी राइट ए पोजीशन वेक्टर, अगर मेरे को यहाँ पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो मैं लिखूंगी rx और ry, और अगर मैं इसकी वेक्टर सेपरेट करना चाहूँ तो वी विल राइट rxi और ry j कैप। इस तरह से आपको पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। फिर rx एंड ry क्या हो गए? कंपोनेंट हो गए किसके? वेक्टर r के along x axis and y axis and these are known as rectangular components। अगर मेरे को यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ r फाइंड आउट करना पड़े, जैसे कि मैंने आपको यूनिट वेक्टर करते हुए बताया था कि we have to find magnitude of r, then this will be done as rx square plus ry square। इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज वेक्टर r is given as 2i minus j, इस तरह से आपको वेक्टर r दिया हुआ है and you have to find its magnitude, then this can be simply written as 2 square plus minus 1 square। हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, यहाँ पर कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। Here I always use plus symbol, so result will be √5। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है अगर आपको कंपोनेंट्स दिए हुए हो। जबकि अगर 3 डायमेंशंस में ऐसा हो, इट मींस वी आर कंसीडरिंग ऑल द 3 एक्सिस and these all axes are perpendicular to each other, so we can write vector r is rx, ry and rz। Here these all 3 are the rectangular components of this position vector and on separating the vector we will get here ry j cap and rz k cap। Now similarly we have to find the magnitude of r। अगर आपको यहाँ पे magnitude find out करना हो जिसको आप simply ऐसे भी लिख सकते हैं, then this can be written as under the root rx square plus ry square plus rz square। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आप मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस में पोजीशंस लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने पोजीशन को ऐसे लिखा है और मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट आप इस तरह से लिख पाएंगे। एक्सेलरेशन लिखना है तो कंपोनेंट्स आप इस तरह से लिख पाएंगे। और अगर आपको 3 डायमेंशंस की बात करनी है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट विल बिकम vx i cap, vy j cap, vz k cap and acceleration component will become ax i cap, ay j cap and az k cap। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड हमेशा इसी तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। मींस अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, आपको
वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dr/dt। आप क्या कर देंगे, उसको dr/dt यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो वी कैन राइट dv/dt। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, जब हमने मोशन इन वन डायमेंशन समझा था। तो इस तरह से जो इनकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन कि मोशन इन वन डायमेंशन आप ऐसे लिख सकते हैं और टू डायमेंशन में आप मोशन ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। तो देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट एप्लीकेशन। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इन द वेरी फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी अ पर्सन इज वॉकिंग हियर, यानी कि वॉकिंग जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी रेजोल्यूशन हमें हेल्प करता है। कैसे, देखिए, इफ वी वॉक फॉरवर्ड, अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं, देन वी आर पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड एंड अर्थ इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन आवर फुट सो दैट वी आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलर पैटर्न पे ये हमारा एक फुट है जो हमें आगे की तरफ मूव करवा रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज द रिएक्शन। ये रिएक्शन किसका है, अर्थ का है, जो हमें किधर भेज रहा है, आगे की तरफ भेज रहा है। अगर स्टूडेंट आप इस सिचुएशन को देखें कि तो ये जो सिचुएशन है दिस इज सिमिलर टू रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इफ दिस वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, वी आर ऑब्जर्विंग हियर कि ये जो रिजल्टेंट है यहाँ किसी न किसी एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइंड है। सो ये जो कंपोनेंट होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, r cos थीटा, एंड अलोंग वर्टिकल ये विल बी r sin थीटा। इस तरह से आप इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देंगे। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि थीटा के अलोंग जो डायरेक्शन जा रही है दैट विल बी cos कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी sin थीटा। ये sin वाला कंपोनेंट हो जाएगा। देन यू आर वाचिंग हियर कि r cos थीटा जो है और ये जो इंक्लाइंड वेक्टर जो था जो हमें आगे की तरफ ले जा रहा था, इसके दोनों कंपोनेंट्स के अंदर r cos थीटा will help us in moving forward। r cos थीटा हमें हेल्प कर रहा है कि हम आगे की तरफ जाएं, एंड r sin थीटा helping us in balancing our weight। r sin थीटा जो है वो हमारा वेट बैलेंस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से ये जो दो कंपोनेंट है दीज आर अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। सो वॉकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। सेकंड एप्लीकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मींस ये देखिए यहाँ पे दो ये रोलर का केस दिखाया हुआ है। दोनों ही केस में यहाँ पर एक रोलर है। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आता है, इट इज इजी टू पुल ए रोलर। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इट इज इजी टू पुल ए रोलर देन टू पुश इट। आप कैसे कह सकते हैं कि एक रोलर को पुल करना आसान है जबकि उसको पुश करना मुश्किल है। तो फर्स्ट केस के अंदर आपको पुलिंग दिखाई गई है। दैट पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड ही इज पुलिंग द रोलर विद ए फोर्स F। ये पर्सन F फोर्स लगा के इस रोलर को पुल करने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस F हैज बीन इंक्लाइंड हियर एट एन एंगल थीटा। और आपको नजर आ रहा है कि ये जो फोर्स है किसी न किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो चुका है। Means there will be two components. Here will be F cos theta and this component will be F sin theta. Student keep in mind कि कोई भी जो बॉडी होगी उसका कुछ ना कुछ वेट होगा एंड वेट विल ऑलवेज लाई वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका जो वेट होगा वो हमेशा किधर लाई करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करेगा। अब अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें F sin theta is going in upward direction, weight is lying in डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द नेट जो फोर्स यहाँ पर बचेगा वेट इज आल्सो फोर्स कंसीडरिंग हियर। यहाँ पर वेट भी एक फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप नेट फोर्स ऑब्जर्व करेंगे तो नेट फोर्स विल बी W माइनस F sin थीटा। तो जो आपके पास नेट फोर्स बचेगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू W माइनस F sin थीटा। क्यों? क्योंकि W जो है जो वेट है वो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा बिकॉज दिस इज ए कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। ये तो फोर्स का एक कंपोनेंट है। तो जो आपका नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस ऑल टू। मींस अगर आप रोलर को पुल करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्रॉस दिस फोर्स। आपको कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो इसे क्रॉस कर जाए और तो ही आपका रोलर क्या हो सकेगा, वहां पे पुल हो सकेगा। सेकेंड कंडीशन में हम आते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ पुश। This person is trying to push this roller, so he is acting a force in downward direction. We can say वो नीचे की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसको क्या करने के लिए, पुश करने के लिए। Then this force is also inclined here। आपको नजर आ रहा है कि ये फोर्स भी क्या हो चुका है, यहाँ पर
इंक्लाइंड हो चुका है, सपोज एट एन एंगल थीटा। तो इसके भी अगर आप देखें तो दो कंपोनेंट बनेंगे, वन कंपोनेंट विल बी cos थीटा, दिस एंगल इज थीटा, वी कैन टेक हियर थीटा, then angle component along the angle will be f cos theta and component along perpendicular direction f sin theta, weight is also lying along downward direction, ये हमेशा फिक्स रहेगा कि weight of a particular body will always lying along downward direction। तो in this case both of these components are acting in same direction, ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स यू हैव टू टेक द सम ऑफ दिस, यानी कि अगर आप यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे then net force will be equal to W plus F sin theta। तो आपको जो नेट फोर्स होगा that will be equal to W plus F sin theta, means if you want to push this roller, अगर आप इस रोलर को पुश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। in the condition of pushing, the force applied by the person should be greater than this force। तो कंपेयर कीजिए दोनों केसेस के अंदर, this force is much less than that force, so we can say pulling is easier than to push a roller। फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि रिजोल्यूशन क्या है, उसकी मेजर एप्लीकेशन क्या है। तो मेजर एप्लीकेशन के अंदर ये दो डाली जाते हैं स्टूडेंट्स, वॉकिंग ऑफ ए मैन एंड व्हाई इट इज इजी टू पुल ए रोलर देन टू पुश इट। तो इन दोनों का सिचुएशंस को इस तरह से आपने प्रूव करके दिखाना होता है कि इस कंडीशन में ऐसा है और उस कंडीशन में ऐसा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि पुलिंग इजी है और पुश करना हमारे लिए मुश्किल है। तो these were the topics that we have discussed here: parallelogram law, polygon law, resolution of vector and application of resolution of vector। आई होप कि ये सारा आपको समझ आया होगा। इनको कोशिश कीजिए, इनके लिए प्रैक्टिस कीजिए, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन स्टे